नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो पन्यार स्टडी कैप्सूल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचएस प्री एग्ज़ाम 2010 पेपर 1 जनरल स्टडीज़ का जो हुआ था 29 सितंबर 2011 को। तो प्री एग्जामिनेशन की बात करें तो इसमें दो पेपर आपके रहते हैं। पेपर 1 रहता है जनरल स्टडीज़ का, जिसके बेसिस पे आपकी मेरिट बनाई जाती है फाइनल जो मेंस के लिए, और जो पेपर 2 रहता है आपका वो रहता है जनरल एप्टीट्यूड का, जो आपको सिंपली क्वालिफाई करना पड़ता है, जिसमें आपको 200 में से 66 मार्क्स लाने पड़ते हैं। तो दोनों पेपर की बात करें तो दोनों पेपर में आपके पास 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैक्सिमम टाइम आपको दिया जाता है 2 आवर्स का, और मैक्सिमम मार्क्स इसमें रहते हैं 200। एक क्वेश्चन कैरी करता है 2 मार्क्स, और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है। नेगेटिव मार्किंग आपकी रहती है 1/3। तो पेपर आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर आपको मेंस के लिए सिलेक्शन पानी है तो पेपर 1 आपको स्कोर करना पड़ेगा, और पेपर 2 भी आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। अगर आप उसको क्वालिफाई नहीं करते हो तो मीन्स आप चाहे जनरल स्टडीज़ में जितने भी मार्क्स ले लो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो पेपर आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, जनरल स्टडीज़ भी और जनरल एप्टीट्यूड भी। तो हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर 1 जनरल स्टडीज़ का। और अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं जनरल स्टडीज़ के 2010 के बाद प्री की बात करें तो वो मैं सभी डिस्कस कर चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है। तो चलिए इसी के साथ डिस्कस करते हैं। तो मैं 2 पार्ट में इस वीडियो को बनाऊंगा। पार्ट 1 रहेगा 50 क्वेश्चन का, और जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन आएंगे वो नेक्स्ट सेकंड पार्ट में आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्ब स्ट्रांगली इन इंफ्रारेड रीजन and its presence in atmosphere decreases the loss of heat from earth radiation। तो इस जो प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, फ्रियॉन कॉज ग्रेट इन्वायरमेंटल डैमेज। दे आर, फ्रियॉन क्या चीज़ है? ये है मिक्स्ड क्लोरोफ्लोरो हाइड्रोकार्बन जो डैमेज करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए प्लांट हार्मोन। तो इनमें से कौन सा एक प्लांट हार्मोन नहीं है? तो कैल्शियम एक प्लांट हार्मोन नहीं है। क्वेश्चन 4, एस्बेस्टोस इज नो लॉन्गर प्रेफर्ड फॉर कमर्शियल यूज बिकॉज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इट कॉजेज लंग कैंसर। तो लंग कैंसर हो जाता है इसकी वजह से, जिस वजह से हम इसे यूज़ नहीं करते कमर्शियल पर्पस के लिए। क्वेश्चन 5, आयोडीन इज ऑब्टेन फ्रॉम। आयोडीन हमें कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है लेमिनेरिया से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन 6, द टर्म बायोमैग्निफिकेशन रेफर्स टू। तो बायोमैग्निफिकेशन का क्या मतलब होता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। जब ऐसे पॉल्यूटेंट इंक्रीज हो जाते हैं, कंसंट्रेशन उनकी बढ़ जाती है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, तो उसे कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 7, विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज हाई डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो हाई डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म कहाँ पे पाई जाती है? तो ये पाई जाती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, हेमोरहैजिक डेंगू फीवर इज स्प्रेड बाय। तो ये किसके द्वारा फैलाया जाता है? एडिस इजिप्टी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज रफली द रेशियो बिटवीन पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ हिमाचल जो है 123 एंड पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया जो है 382। और इसका अगर रेशियो निकालोगे आप एज पर 2011 सेंसस, तो जो 2011 सेंसस है वहाँ से आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द नेम गिवन टू द फोर्सेस दैट शेप एंड रीशेप द अर्थ क्रस्ट। तो ऐसी फोर्सेस जो अर्थ क्रस्ट को शेप करती है या फिर रीशेप करती है, तो उन फोर्सेस को क्या कहते हैं? तो फोर्सेस है टेक्टोनिक फोर्सेस, जिसकी वजह से आज की डेट में हमारे पास अलग अलग
जो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, वो फॉर्म हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच टाइप ऑफ क्लाउड कॉज द हैवीएस्ट डाउनपोर। तो सबसे जो हैवीएस्ट डाउनपोर होता है वो किस तरह के क्लाउड की वजह से होता है, तो ये होता है क्यूमुलो निम्बस क्लाउड की वजह से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 12, विच ट्रेंच इज लोकेटेड इन पैसिफिक ओशन। तो कौन सी खाई है, तो जैसे जमीन के अंदर खाई होती है वैसे ही समुद्र के अंदर भी गहराई होती है। तो पैसिफिक ओशन में कौन सी खाई है, तो ये मारियाना ट्रेंच। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और ये काफ़ी गहरी खाई है, इतनी गहरी है कि इसमें माउंट एवरेस्ट भी डूब जाएगा। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक आपके पास है सुंड्रा ट्रेंच, जो इंडियन ओशन में पड़ती है, तो काफ़ी बार पूछा जाता है। इसका नाम पहले नाम था जावा ट्रेंच। क्वेश्चन 13, विच टर्म इज यूज्ड फॉर द इमेजिनरी लाइन्स जॉइनिंग द प्लेसेस ऑफ इक्वल रेनफॉल। मान लेते हैं यहाँ और यहाँ पे इक्वल रेनफॉल हो रही है, तो इसको कनेक्ट करने के लिए हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, इसे कहते हैं आइसो हाइट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 40, विच कंट्री इज नॉट द पार्ट ऑफ सार्क। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जो सार्क का मेंबर नहीं है, तो वो है म्यांमार। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। बाकी अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, ये तीनों ही सार्क के पार्ट है। क्वेश्चन 16, व्हाट इज सिलिकॉन वैली। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए इंडिया की जो सिलिकॉन वैली है वो कौन है। तो यहाँ लिखा है कि सिलिकॉन वैली ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज फेमस फॉर। तो ये फेमस है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पेनिश स्पीकिंग पॉपुलेशन। तो सबसे ज़्यादा स्पेनिश बोलने वाले लोग कहाँ रहते हैं, तो ये रहते हैं मैक्सिको में। क्वेश्चन नंबर 17, इन विच इंडियन स्टेट इज द तवांग बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इज लोकेटेड। तो तवांग बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री कहाँ पे है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इन इंडिया इज रेलिवेंट टू। तो इंडिया में क्या है, जितने भी बड़े बड़े शहर है, जैसे आपका दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, तो इनको जो रोडवे कनेक्ट करते हैं, नेशनल हाईवे कनेक्ट करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो इसका संबंध किससे है, रोडवे के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, विच पोर्ट इज लोकेटेड ऑन द एस्टुटरी। तो इनमें से कौन सा पोर्ट है जो एस्टुटरी पे लोकेटेड है, तो वो है पारादीप पोर्ट। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ये कौन सी स्टेट में आता है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज आर्कीपेलागो। तो ये क्या चीज़ है, ये है अ लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ आइलैंड। अ लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ आइलैंड, ये आइलैंड है, ये आइलैंड है, ये आइलैंड है, ये इनको मिला के जो बनेगा उसे कहेंगे आर्कीपेलागो। 21, which of the following country is divided into largest number of time zone। तो जैसे इंडिया का एक टाइम जोन है, तो वैसे ही हर एक कंट्री का अपने अपने टाइम जोन रहते हैं, जिस हिसाब से वहाँ पे टाइम कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा टाइम जोन कहाँ पे है, तो ये है आपके रशिया में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 22, आपको मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ, किसका रिलेशन किसके साथ है। तो पहला है गोपाल कृष्ण गोखले, तो इनका रिलेशन है सर्वेंट ऑफ इंडिया के साथ। नेक्स्ट है शिव नारायण अग्निहोत्री, तो इनका रिलेशन है देव समाज के साथ। महादेव गोविंद रनाडी, इनका है आपका रिलेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ। और दयानंद सरस्वती, ये है आर्य समाज से रिलेटेड है। तो यहाँ जो हमारे पास करेक्ट मैच है वो है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 23, यहाँ आपको फिर से मैच करना है।
तो पहला है दीन बंधु, तो एक होते देश बंधु, और देश बंधु कहते हैं चितरंजन दास को, और एक है दीन बंधु, और दीन बंधु कहते हैं चार्ली एंड्रयू को, चार्ली एंड्रयू को। बट यहाँ जो करेक्ट आंसर हमारे पास दिया है एज पर ऑफिशियल आंसर की, दीन बंधु है एनएम लोखंडे के साथ रिलेटेड, मराठा थे हमारे बाल गंगाधर तिलक, और इंडियन सोशल रिपोर्ट ये है रिलेटेड है केएन नटराजन के साथ, और शोधक रिलेटेड है जीसी अग्रकर के साथ। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। हु इज द फाउंडर ऑफ सत्य शोधक समाज? 24 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ज्योतिबा फूले। जी क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है। सत्य शोधक समाज के फाउंडर कौन थे? ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ गदर पार्टी? जो बनी थी 1913 में सैन फ्रांसिस्को में। 25 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सैन फ्रांसिस्को। बनाई की थी लाला हरदयाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26। बाय विच एक्ट वॉज द सिस्टम ऑफ डायकी इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया? तो डायकी कब इंट्रोड्यूस की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो अभी हाल ही में एक एग्जाम हुआ था हमीरपुर बोर्ड का, तो उसमें भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था। ये डायकी का क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग हुज वायसराय वॉज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इनेक्टेड? तो किसके दौरान लगा था ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? 27 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपके पास ऑप्शन सी, लॉर्ड लिटन के टाइम पे। और अगर इसकी तारीख पूछी जाए तो ये लगा था 1878 में। तो वर्नाकुलर का मतलब क्या है? जैसे अगर आप हिमाचल के रहने वाले हो तो यहाँ की वर्नाकुलर लैंग्वेज क्या होगी? पहाड़ी। तो उसी लैंग्वेज पे रोक लगी कि आप उसमें समाचार पत्र या न्यूज़पेपर नहीं छाप सकते। और उसके बाद नेक्स्ट आए लॉर्ड रिपन, तो उन्होंने ये जो वर्नाकुलर एक्ट लगाया गया था इसे समाप्त कर दिया गया 1882 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पूछा जाता है, खास करके आपसे वायसराय पूछे जाते हैं कौन से वायसराय के टाइम में कौन सी चीज़ घटित हुई है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, उनकी जो भी टाइम पीरियड था वो भी इम्पॉर्टेंट है, और क्या क्या काम उनके शासन के दौरान हुए हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 28। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट यूनियन कमिश्नर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ऑफ इंडिया? तो पहले चेयरमैन कौन थे? 28 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन बी, तो उनका नाम था काका कालीकर। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट 29। What is the density of population at the national level in India according to 2011 census? तो 29 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। जो अभी एक क्वेश्चन और पूछा गया था लास्ट में, जहाँ भी कंपेरिजन पूछा गया था, रेशियो पूछा गया था एचपी की डेंसिटी का, और आपसे पूछा गया था हिमाचल की पॉपुलेशन डेंसिटी का। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो अगर आपका वो क्वेश्चन ठीक था तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली ठीक ही होगा। नेक्स्ट 30। आपको मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ, कौन किसके साथ रिलेटेड है। तो 30 का जो करेक्ट आंसर है, तो चलिए मैच करके देखते हैं। तो पहला आपके पास क्या है? आर विनीत कृष्णा। तो ये रिलेटेड किसी से? तो फर्स्ट हमारे पास क्या है? तो चलिए यहीं से मैच करते हैं। तो फर्स्ट है आर विनीत कृष्णा, ये कलेक्टर थे माल खांगी डिस्ट्रिक्ट के। नेक्स्ट है अनंत पाल। तो अनंत पाल ये ऑथर है अमर चित्र कथा बुक के। नेक्स्ट है यामिनी कृष्णा मूर्ति, ये क्लासिकल डांसर से रिलेटेड है, क्लासिकल डांसर है। नेक्स्ट है मिताली
मधुमिता, तो ये फर्स्ट वुमेन इंडियन आर्मी ऑफिसर है टू विन ए गैलेंट्री मेडल। तो ये इसमें करेक्ट मैच है। तो 30 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके पास है, इसका करेक्ट मैच है। नेक्स्ट 31 क्या है? फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन वॉज द वी.के. शुंगलू कमेटी कंस्टिट्यूटेड। तो ये जो कमेटी है, ये काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कमेटी से रिलेटेड, तो देखते हैं ये कमेटी किस चीज़ से रिलेटेड थी। 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? टू प्रूव फाइनेंशियल इरेगुलेटरी कॉमनवेल्थ गेम्स इन कॉमनवेल्थ गेम्स। तो ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कमेटी से रिलेटेड, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 32 क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द स्पीकर ऑफ फर्स्ट लोकसभा। तो पहली जो लोकसभा थी उसके स्पीकर कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, जीवी मावलंकर। नेक्स्ट 33 विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन प्रोविजन रिगार्डिंग द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ MP MLA ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। तो इनमें से जैसे हम जानते हैं टोटल हमारे पास 12 शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कौन सा शेड्यूल है जो रिलेटेड है अगर कोई भी MP है MLA है, कुछ भी उस पर कुछ डिफेक्शन लगता है, कोई भी गलत काम करते हैं, तो उन्हें किस बेसिस पे हटाया जा सकता है, तो ये कौन से शेड्यूल में आता है। 33 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ये है आपका 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल जो है एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इनमें से सही करेक्ट मैच कौन नहीं है? तो 34 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? बीजू जनता दल, BJD बिहार से है, तो ये करेक्ट मैच नहीं है, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। तो बाकी देखते हैं तेलुगु देशम, तो ये है आंध्र प्रदेश से रिलेटेड। नेक्स्ट है नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो ये है जम्मू कश्मीर से। और नेक्स्ट है AEIA-DMK, ये तमिलनाडु से रिलेटेड है। तो ये जो सभी है ये पॉलिटिकल पार्टियां हैं, आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम है, नेशनल कॉन्फ्रेंस JNK की है, AEIDMK तमिलनाडु की है, और जो बीजू जनता दल है ये आपकी उड़ीसा की पॉलिटिकल पार्टी है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो उड़ीसा की CM है नवीन पटनायक, वो इसी पार्टी के हैं। नेक्स्ट 35 विच एंशिएंट इंडियन रोट द 3 ड्रामास दैट इज रत्नावली, प्रियदर्शिका और नग्नंदा। तो कौन से राजा थे जिन्होंने ये तीनों के तीनों ड्रामा लिखे हैं? तो 35 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, हर्षवर्धन। तो ये काफ़ी फेमस है, आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि रत्नावली, प्रियदर्शिका, नग्नंदा ये किसके द्वारा लिखे गए हैं, आपसे कई बार सेपरेटली पूछे जाते हैं, तो ये हर्षवर्धन के द्वारा लिखे गए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है, इसमें भी आपको मैच करना है। तो इसमें आपके साथ एक साइड राइटर दी है तो उस साइड बुक्स दी है, तो आपको सिंपली मैच करना है। तो चलिए मैच करते हैं। तो पहला हमारे पास है विशाखा दत्ता। विशाखा दत्त ने कौन सी बुक लिखी थी? तो इन्होंने लिखी थी मुद्र राक्षस, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सुबंधु, तो सुबंधु ने बुक लिखी थी वसंतदत्ता, तो ऑप्शन डी 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास क्या है? दिन इनके द्वारा लिखी गई थी 10 कुमार चरित्र। और नेक्स्ट है बाण भट्टा, उन्होंने लिखी थी हर्ष चरित्र। तो पहला आपके पास हो गया विशाखा दत्ता का मुद्र राक्षस, और सुबंधु का हो गया वसंतदत्ता। तो ये आपके पास करेक्ट मैच हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन में बात करें तो ऑप्शन आपके पास करेक्ट है ऑप्शन बी।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37। हु बिल्ट द ओल्ड फोर्ट, पुराना किला इन दिल्ली। तो ये किसके द्वारा बनाया गया था? 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, शेरशाह सूरी के द्वारा। नेक्स्ट 38 क्या है? इन 19th century मोपलाह पेजेंट रिवोल्टेड अगेंस्ट द ट्रिनिटी ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग। तो इन्होंने किसके खिलाफ रिवोल्ट किया था? 38 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, हिंदू जमींदार के खिलाफ। नेक्स्ट आपको मैच करना है। तो मैच आपको किस तरह से करना है? एक तरफ आपको यूरोपियन कंपनी बताई है और दूसरी तरफ उनकी सेटलमेंट बताई है इंडिया में कि कहाँ पे ये सेटल हुए थे। तो चलिए देखते हैं, मैच करते हैं इनको। तो फर्स्ट हमारे पास है डच। तो डच कहाँ सेटल हुए थे? तो पहले का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ये हुए थे पुलिकट में। नेक्स्ट है इंग्लिश। तो इंग्लिश हुए थे सबसे पहले हुगली में। नेक्स्ट है पोर्टुगीज और ये हुए थे आपके गोवा में। नेक्स्ट है फ्रेंच, तो ये हुए थे चिंसुरा में। तो यहाँ जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि डच सबसे पहले सेटल कहाँ हुए थे, इंग्लिश, पोर्टुगीज, फ्रेंच। तो यहाँ पे आपको मैच करने के लिए दिया था, तो ये इसका करेक्ट मैच है। नेक्स्ट 40, तो फिर से आपको मैच करने के लिए दिया है। आपको बताना है कि कौन सी, एक साइड आपके पास ऑर्गेनाइजेशन दी है, दूसरी साइड आपके पास पर्सन के नाम दिए हैं। तो कौन सा पर्सन किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेटेड है, तो वो आपको मैच करना है। तो चलिए इसको भी मैच करके देखते हैं। तो पहला आपके पास है ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी। तो इससे कौन रिलेटेड है? तो वो है द्वारकानाथ टैगोर। नेक्स्ट आपके पास क्या है? नेक्स्ट आपके पास है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। तो इससे कौन रिलेटेड है? तो इससे है जॉर्ज थॉमसन। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी। तो इससे रिलेटेड है आपके लाला लाजपत राय। पहले का आपके पास हो गया डी। और नेक्स्ट है बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी। तो इससे हो गया विलियम एडम्स। तो इस तरह से आपके पास ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगर आपको नहीं पता तो आप साथ साथ मैंने नोट कर सकते हो कि कौन किससे रिलेटेड है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो सेंसस रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विच आर द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा हैज द लोएस्ट सेक्स रेशो। तो हरियाणा स्टेट का पूछा गया है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सबसे कम लिंग अनुपात है। तो 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, तो वो है रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट 42, फिर से आपको मैच करने के लिए दिया है। आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। आपको डेट दी है और आपको बताना है कौन सी डेट पे कौन सा दिन मनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं, तो मैच करके देखते हैं इसको। तो फर्स्ट आपके पास है 30 जनवरी। तो 30 जनवरी के दिन आपके पास होता है शहीद दिवस। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पे करेक्ट है। और उसके बाद बात करते हैं 2 फरवरी की। 2 फरवरी के दिन आपको मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। नेक्स्ट है 5 जून। 5 जून को आपका होता है वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे। और 24 मार्च के दिन आपका होता है टीबी डे। तो ये आपके पास करेक्ट मैच हो गया। तो आप इसको नोट भी कर सकते हो। 30 जनवरी के दिन मार्टर डे हो गया और 2 फरवरी के दिन वर्ल्ड वेटलैंड डे हो गया आपके पास। 5 जून के दिन आपके पास हो गया इन्वायरमेंटल डे और 24 मार्च के दिन वर्ल्ड टीबी डे। तो इस तरह से आप इसे मैच कर सकते हो। और करेक्ट आंसर की बात करें यहाँ पे, तो क्वेश्चन 42 है, इसका करेक्ट आंसर आपके पास है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 43। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज अरविंद केजरीवाल एसोसिएटेड। तो ये जो एग्ज़ाम है उस टाइम 2010 का था, तो उस टाइम ज़्यादा पता नहीं था अरविंद केजरीवाल के बारे में, बट अब तो काफ़ी फेमस है।
तो 43 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, परिवर्तन और आरटीआई, तो इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट 44, टू कमेमोरेट विच ऑफ द फ्लोइंग इवेंट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्लानिंग टू इशू अ कॉइन ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ RS 150। तो किस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए RBI सोच रहा है कि वो 150 रुपये का कॉइन इशू करेगा। तो 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट 45, अकॉर्डिंग टू रिसेंट लिस्टिंग हु अमंग द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट वुमेन ऑफ इंडिया। तो 45 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, सावित्री जिंदल। तो इंडिया की उस टाइम पे जो रिचेस्ट वुमेन थी वो थी सावित्री जिंदल। 46, इन विच ऑफ द फ्लोइंग केसेस हैज द प्रीएम्बल बीन एक्सेप्टेड एज ए पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो किस केस में ये एक्सेप्ट कर लिया गया कि जो हमारा प्रीएम्बल है वो हमारे संविधान का ही एक हिस्सा है। तो 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, केशव नंदा भारती केस। केशव नंदा भारती केस में ये माना गया कि जो हमारा प्रीएम्बल है वो हमारे संविधान से अलग नहीं है बल्कि हमारे संविधान का ही भाग है। 47, हु अमंग द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू डिक्लेयर इमरजेंसी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो संविधान है वो किसको आगे देता है इमरजेंसी लगाने की। तो 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, द प्रेसिडेंट। और इमरजेंसी का आर्टिकल आपके पास है आर्टिकल 352 जिसमें लगती है नेशनल इमरजेंसी, और आर्टिकल 360 जिसमें लगती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। 48, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हु इज द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो भारतीय संविधान के अनुसार जो हमारे फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, तो उनका गार्डियन कौन है हमारे लिए। तो 48 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन सी, वो है जुडिशरी, हमारा सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट 49, हु डिसाइड वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट। तो कौन डिसाइड करता है, ये क्वेश्चन तो काफ़ी बार पूछा जाता है, खास करके हमीरपुर बोर्ड में काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन होता है। तो कौन डिसाइड करता है कि एक बिल जो है वो मनी बिल है या फिर नहीं है। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करते हैं whether a bill is money bill or not. Next 50, match the constitutional provision of Indian Constitution given in the list 1 with the country from which they have been taken. तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो संविधान है वो अलग अलग कंट्री से कुछ ना कुछ एक चीज़ उठाई गई है और उसके बाद उसे बनाया गया है। तो आपको यहाँ से बताना है कि लिस्ट 1 में आपके पास कुछ एक चीज़ें दी है जो हमारे संविधान में है, और लिस्ट 2 में आपके पास कंट्री का नाम दिया गया है। तो आपको मैच करना है कि कौन सी चीज़ कौन सी कंट्री से ली गई है। तो चलिए मैच करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन हमारे पास है 50। तो चलिए इसको मैच करके देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास है कंकरेंट लिस्ट। तो इसका सोर्स हमारे पास क्या है, ये है ऑस्ट्रेलिया से दिया गया है। तो ऑप्शन सी तीसरा इसके पास करेक्ट है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करें तो ये लिया गया है यूके से। कंकरेंट लिस्ट हो गया ऑस्ट्रेलिया, पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया यूके से। नेक्स्ट है इम्पीचमेंट ऑफ अ प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट या किसको रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। तो सी का आपके पास ये लिया गया है यूएसए से। और नेक्स्ट है फेडरल स्ट्रक्चर, ये लिया गया है कनाडा से। ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, कनाडा। तो ये आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाता है, चाहे आप शिमला बोर्ड की तैयारी करो या फिर आप हमीरपुर बोर्ड की तैयारी करो। तो हमीरपुर बोर्ड की बात करें तो वहाँ से डायरेक्टली पूछा जाता है कि कंकरेंट लिस्ट कहाँ से ली गई है। तो ऑस्ट्रेलिया, पार्लियामेंट्री सिस्टम यूके, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट यूएसए और फेडरल स्ट्रक्चर कनाडा, उसमें आपसे अलग अलग करके ये पूछे जाते हैं। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर आपके पास हो गया 50 का, वो है आपके पास ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 3, 4, 1, 2। तो आज के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये था पार्ट 1 और पार्ट 2 भी हम जल्दी लाने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। सो आज के लिए फिलहाल इतना ही। सो थैंक यू सो मच।